हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पूजा चौधरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम मौलिक अधिकारों का डिस्कस करेंगे। तो मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा जानेंगे। मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है, ये कौन से देश से लिए गए हैं और ये कौन कौन से अनुच्छेद में इनका डिस्कस हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इसमें पूरा जानेंगे मौलिक अधिकारों में कितने संशोधन हुए हैं। तो ये सब इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो पहले हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब फिलहाल एक अधिकार हटा दिया गया है। अब फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो अब हमारे मूल संविधान में 6 अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो ये मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति के जीवन के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और उनमें राज्य कोई अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं। तो ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये मौलिक हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले तो क्या है कि इन्हें मौलिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे पहला तो ये है कि इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है, जगह दी गई है और इन्हें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब कि संविधान में संशोधन होगा तभी ये इनका बदलाव होगा, नहीं तो इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक हैं। तो ये अधिकार क्या हैं? ये प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मतलब कि इनके अगर ये मौलिक अधिकार ना हो, इनके अभाव में ना हो, तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगला अगला कारण कौन सा है? अगला कारण है, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये मौलिक किस वजह से हैं? इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला कारण क्या है? अगला कारण है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं। तो ये इनके मौलिक होने के कारण थे पूरे के मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं। ये नहीं है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा कि किसी को कम, ऐसा नहीं है, सभी के लिए बराबर हैं। आगे है, तो ये देखते हैं कि ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये कौन से देश से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? तो इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन दिया गया है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि पहले हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार हटा के अब फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 में रख दिया गया था। ठीक है। तो आगे है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित
नहीं किया जा सकता, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी। तो अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। देखो, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में देश संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, तो ये जो संपत्ति का अधिकार था ये था अनुच्छेद 31 एवं 19 क में। ठीक है, तो इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 ए में के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। तो ये संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, अब फिलहाल हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, एक हटा दिया गया था। कौन सा हटाया था? ये संपत्ति का अधिकार। और ये कहाँ पर रख दिया गया है? ये अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है कानूनी अधिकार के रूप में। ठीक है, तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में हटा दिया गया था। आगे है नोट। देखो, ये 1931 में कराची अधिवेशन 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में, इस जो कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अधिकारों की मांग की, मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो ये सबसे पहले मांग कहाँ पर हुई थी? तो ये मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी 1931 में कराची अधिवेशन में। और मांग किसने की थी? तो ये कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, लेकिन मूल अधिकारों का प्रारूप किसने किया था तैयार? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, आगे है। तो ये देखो, ये हैं पूरी कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक मौलिक अधिकार हैं, ये पूरे हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, और भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक। ठीक है, तो ये सबसे पहला कौन सा अधिकार है? तो ये समता या समानता का अधिकार है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कौन से अनुच्छेद तक है? 14 से 18 तक है। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, आगे हैं ये 3 अधिकार हो गए। अधिकार कितने हैं हमारे? मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ठीक है, तो चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा है चौथा मौलिक अधिकार? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन कौन से अनुच्छेद में है? ये 25 से 28 तक है। कौन कौन से अनुच्छेद में है? 25 से 28 तक। पांचवा कौन सा है? पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये कौन कौन से अनुच्छेद में है? ये 29 से 30 में। ठीक है, 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है, तो 6वां और हमारा लास्ट मौलिक अधिकार कौन सा है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है 32 में। ठीक है, तो 31 में वो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, तो वो कौन से में था? वो था 31 में। और वो 31 से हटाकर अब कौन से में कर दिया है? तो वो कर दिया है
300 ए में, ठीक है, 300 ए में किसमें कर रख दिया है वो, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर कौन से अनुच्छेद में रख दिया है, तो 300 ए में। और अब फिलहाल में ओनली 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा है हमारा, तो ये है समता या समानता का अधिकार, ठीक है, समता या समानता का अधिकार। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। समता या समानता का अधिकार का डिस्कस किस में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से कहाँ तक है, 18 तक। तो पहले अनुच्छेद 14 को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है, ये इसमें क्या वर्णित है, तो इसमें भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित 2 बातें हैं। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं, इसमें 2 बातें हैं। एक तो है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, तो विधि के समक्ष समता क्या है, यह ब्रिटिश संविधान से ग्रहित है। यह कानूनी समानता को का नकारात्मक दृष्टिकोण है। इससे निम्न 3 अर्थ निकलते हैं। तो ये विधि के समक्ष जो समता है, इससे 3 अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से अर्थ हैं, तो ये हैं, ये 3 हैं। पहला है देश में कानून का राज्य, ठीक है। तो पहला क्या अर्थ है, देश में कानून का राज्य। और दूसरा है देश में सभी व्यक्ति चाहे वे जिस जाति धर्म व भाषा के हों, सभी एक सामान्य कानून के अधीन होंगे। तो ठीक है, तो देश में किसी भी वर्ग के चाहे कोई सी भी जाति हो, कोई भी धर्म हो या कोई भाषा हो, तो सभी एक सामान्य कानून के अधीन है, ठीक है। तीसरा है कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये था विधि के समक्ष समता में। तो दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। दूसरा पॉइंट कौन सा है, विधियों के समान संरक्षण। ये अनुच्छेद अभी 14 ही चल रहा है, ठीक है। तो विधि के समान संरक्षण, तो विधि के समान संरक्षण में क्या दिया हुआ है, तो विधि के समान संरक्षण में है कि यह अमेरिकी संविधान से ग्रहित है। ये तो खैर अमेरिकी संविधान से ही ग्रहित है, लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि समय परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, ठीक है। समय परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, क्योंकि समानता का अर्थ सबकी समानता न होकर समानों में समानता है, ठीक है। तो समानता का क्या अर्थ है कि सबकी समानता न होकर समानों में समानता है, अर्थात एक ही प्रकार के योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के साथ जाति धर्म भाषा व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, विधियों का समान संरक्षण में क्या है कि किसी भी व्यक्ति के जाति धर्म भाषा व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, यदि उसकी एक ही प्रकार की योग्यता है, ठीक है। अगला है विधायनी वर्गीकरण, ठीक है। विधायनी वर्गीकरण, तो विधायनी वर्गीकरण क्या है, तो ये भारतीय संविधान विधायन वर्गीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता, ठीक है। तो इसमें क्या है, विधायनी वर्गीकरण में विधायनी वर्गीकरण का अर्थ क्या है, तो विधायनी वर्गीकरण का अर्थ है यदि एक व्यक्ति भी अपनी आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार अन्य से भिन्न है, तो उसे एक वर्ग माना जाएगा और समानता का सिद्धांत उस पर अकेले लागू होगा, लेकिन इसका आधार वैज्ञानिक तर्कसंगत है और लेकिन इसका आधार वैज्ञानिक तर्कसंगत और युक्त होना चाहिए, ठीक है। तब जाके उसे एक ही वर्ग का माना जाएगा। तो इसमें भी ये पॉइंट दे रखे हैं
इसमें पहला पॉइंट है, इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। इसमें कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। दूसरा पॉइंट है, यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो यह क्या है? भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। और तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें विधि के शासन का उल्लेख है। तो इसमें क्या है? विधि के शासन का उल्लेख है। और चौथा पॉइंट क्या है? इसमें सर्वग्राही समानता का सिद्धांत पाया जाता है। तो इसमें तब जाके वो एक ही वर्ग का माना जाएगा, तब ये सारे फॉलो करे। ठीक है। तो अगला है सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15। तो ये 14 यहाँ तक खत्म है। आगे है अनुच्छेद 15। तो इसमें क्या है? सामाजिक समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में क्या है? सामाजिक समानता का उल्लेख। ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? अनुच्छेद 15 इसमें सामाजिक समानता का उल्लेख है। ठीक है। इसमें ये निम्न प्रावधान दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 15(1) में क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 15(1) में है, भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 15(1) में है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक मतलब किसी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 15(2). ठीक है। तो अनुच्छेद 15(2) में क्या है? तो इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला है, एक नागरिक दूसरे के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों व सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तथा राज्य विधि द्वारा पूर्णतः व अंशतः पोषित हो नलकूपों, तालाबों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें दुकानों, होटलों और भोजनालयों और मतलब कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। इसमें अनुच्छेद 15(2) में है ये। इसका अपवाद क्या है? तो इसका अपवाद इसका अर्थ अस्थायी व्यवस्था से है। ठीक है। इसका अर्थ किससे है? अस्थायी व्यवस्था से है। ठीक है। यह कुछ परिस्थितियों वश दिया गया है। इससे आधार पर उपयुक्त उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 15(3). ठीक है। अनुच्छेद 15(3). तो अनुच्छेद 15(3) में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है, राज्य स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। वर्तमान में महिलाओं को दिया गया आरक्षण का आधार यही अनुच्छेद है। तो ठीक है। इसमें अनुच्छेद 15(3) में क्या है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। ठीक है। और इसमें जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 15(3) के तहत ये जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ये अनुच्छेद 15(3) में दिया गया है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 15(4). ठीक है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 15(4) में है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। ठीक है। तो इसमें 15(4) में क्या है कि ये शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो शिक्षा से पिछड़े हुए हैं उन वर्गों तथा अनुसूचित जातियों जो SC ST हैं उनमें विशेष सुविधाएं दे सकता है। वर्तमान में OBC ST और SC का आधार यही अनुच्छेद है। तो ये जो OBC SC ST हैं इन्हें वो विशेष सुविधाएं दे सकता है। ठीक है। राज्य। अगला है अनुच्छेद 15 का 5वां। ठीक है। अनुच्छेद 15 का 5। तो अनुच्छेद 15 के 5 में क्या क्या है? तो इसमें क्या दिया है कि इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 18 जून को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। तो अनुच्छेद 15(5) को कब जोड़ा गया था? तो इसे 18 जून 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा जातियों के
आधार पर मेडिकल कॉलेजों में सीटों के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया गया था, उसे प्रभावहीन बनाने के लिए इसे संविधान में जोड़ा गया था। तो ये जो मेडिकल कॉलेज की जो सीटें होती हैं, उन्हें उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा जातियों के आधार पर, तो ये जातियों के आधार पर उन्हें अवैध घोषित कर दिया था और उसे प्रभावहीन बनाने के लिए इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। ठीक है, कि सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 है, इसमें अवसर की समानता का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता है। तो भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। मतलब कि भारत में एकल नागरिकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन इसका विचार अप्रत्यक्ष रूप में इसी में निहित है। मतलब कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इस बात का उल्लेख किसी भी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन इस अनुच्छेद 16 में ये अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 16 में ये बात निहित है। ठीक है, कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। ठीक है, 16(1) में क्या है? तो 16(1) में है भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने के अवसर की समानता होगी। तो ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है कि प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने की, मतलब कि जो सरकारी नौकरी होती हैं उनमें नियुक्ति पाने की अवसर की सभी को एक बराबर समानता होगी। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 16(2). तो अनुच्छेद 16(2) में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 16(2) में है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने में अवसर की समानता से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में भी क्या दिया गया था? अनुच्छेद 1 में भी है कि सभी को सरकारी नौकरियों में समानता प्रदान की जाएगी, और इसमें अनुच्छेद 16 में भी क्या है कि सरकारी पदों पर नियुक्ति या नियोजन पाने में अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि अवसर समान रूप से प्रदान किया जाएगा सभी को, और अर्थात राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व निवास स्थान के आधार पर अथवा इनमें से किसी एक आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति व नियोजन पाने में अवसर की समानता से वंचित नहीं करेगा। मतलब कि किसी भी जाति का हो, कोई धर्म हो, कहाँ पर भी उसने जन्म लिया, ये कोई भी मैटर नहीं करता। ये जो समानता है वो सरकारी नौकरी पाने की, वो सभी को एक बराबर है। तो किसी को भी इन कारणों से जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर किसी भी कारण से उसे अवसर की समानता पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 16(3) में क्या है? तो अनुच्छेद 16(3) में है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर कुछ विशेष पदों पर भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार उस राज्य को नहीं बल्कि संसद को प्राप्त होगा। तो ये जो राज्य है, इसमें अनुच्छेद 16(3) में है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर, मतलब कि जो निवास स्थान है जैसे कि अदर स्टेट के होते हैं, तो ऐसे निवास स्थान के आधार पर कुछ विशेष पदों पर भर्ती कर सकते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है, संसद। और संसद इस प्रकार के कानून की वह अर्हता देश भर में समान रूप से लागू रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 16(4) में क्या है? तो अनुच्छेद 16(4) में है
यदि राज्यों की राय में सरकारी नौकरियों में सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें आरक्षण दे सकता है। ठीक है, तो ये इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात है अनुच्छेद 16 के 4 में। ठीक है, इसमें है वर्तमान में इसी अनुच्छेद द्वारा जो 16 अनुच्छेद 16 का 4 है, इसी अनुच्छेद द्वारा ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण प्रदान किया गया है कि जो आरक्षण के समान व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो सरकारी जॉब हैं सभी हैं, इनमें जो आरक्षण दिया गया है, जैसे कि जनरल की मेरिट लगती है थोड़ी हाई, फिर ओबीसी की उससे थोड़ी, फिर एससी एसटी की तो बिल्कुल ही कम लगती है। तो ये क्या है, ये आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 16(4) के तहत। ठीक है, तो वर्गों को दिया गया आरक्षण ऊर्ध्वाधर है। तो ये बात नोट करने की है, ये क्या है, इन वर्गों को दिया गया आरक्षण ऊर्ध्वाधर है, जबकि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, तो ये जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ये कौन सा है, ये है क्षैतिज। महिलाओं को कैसा आरक्षण दिया गया है, ये क्षैतिज है। और जो इन एससी ओबीसी एसटी इन वर्गों को दिया गया है ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक वर्ग की महिलाएं अपने ही वर्ग में आरक्षण की हकदार होंगी। ध्यान रहे कि महिलाओं को आरक्षण इस अनुच्छेद के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की महिलाएं पिछड़े वर्ग के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब इससे आगे अगली वीडियो में लाएंगे। तो जय हिंद, थैंक यू।